हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स ऑफिसर। इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा हम अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट। या तो बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन है क्या। एक सेकेंड। या देखिए, इन्फ्लेशन में लिखा हुआ ना, जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशन। मतलब ये तो समझ आ गया कि जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, लेकिन प्राइस लेवल बेसिकली किस चीज का। बेसिकली जनरल इंक्रीज से हमारा ये मतलब है कि हर एक चीज का प्राइस लेवल, ये नहीं कि किसी एक चीज का प्राइस लेवल। मतलब मान लीजिए सिर्फ पेन के दाम बढ़ गए तो सिर्फ इन्फ्लेशन हो जाएगी। नो 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 नो। मतलब हर एक चीज के मतलब जब बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरली, मतलब हर एक चीज की बात कर रहे हैं कि हर चीज की जनरली जब प्राइस में थोड़ा राइज देखने को मिल जाता है पूरी मार्केट के अंदर तो उससे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब जनरल इंक्रीज को हमने बोल दिया इन्फ्लेशन। अब मान लीजिए अगर हमें जनरल डिक्रीज देखने को मिले तो उसे क्या कहेंगे, डिफ्लेशन। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जनरल डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन। अब हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन है ना। तो बेसिकली हमें इन्फ्लेशन है, मतलब पता है कि इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो कई टाइप्स की होती होगी, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिकली ब्रॉड टर्म में दो तरह की इन्फ्लेशन होती है। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश, सॉरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ये बेसिकली दो तरह की होती है और इन्फ्लेशन जो पूरी इकोनॉमी वाइड में देखने को मिल जाती है। एकदम ब्रॉड टर्म जो डिफ्लेशन कह सकते हैं, सॉरी इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जैसे कि मैंने बताया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कैसे बनती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वर्ड ब्रेक डाउन करिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड की वजह से बढ़ती है इन्फ्लेशन। जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन कैसे बन सकती है, या तो डिमांड, जब डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कांस्टेंट रहे। मान लीजिए इसकी एग्जांपल देखिए ठीक है, नोटबुक्स की मान लीजिए, जिनकी एक फैक्ट्री जिनकी 100 नोटबुक्स बना रही है और वहां से 100 नोटबुक्स लेके जा रही है, लेकिन एकदम से डिमांड जो है वो 200 300 नोटबुक्स की होगी, लेकिन फैक्ट्री जो सप्लाई है वो 100 नोटबुक्स की ही कर रही है। अब सब लेकिन अब लेने वाले ज्यादा हैं, लेकिन बन तो उतनी रही है। तो लेने वाले ज्यादा है तो क्या करेगा, जो दुकानदार है जो बेचने वालों क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। प्राइस बढ़ा देगा ना। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल से हमें ये समझाया कि जो डिमांड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो डिमांड की वजह से बढ़ रही है, सप्लाई को कुछ नहीं, सप्लाई उतनी ही है जितनी थी, लेकिन जो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अगली है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी ये देखिए, कॉस्ट पुश, डिमांड उतनी ही है, डिमांड चेंज नहीं हो रही, लेकिन सप्लाई या कम ज्यादा हो गई, सप्लाई में चेंजेस आ गए हैं हम इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैंने स्पेशली लिख रखा है आप सबके लिए। ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट हो सकती है। मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के प्राइस, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन जो भी कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ गई है। और मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए, इनपुट टैक्स मतलब जो इनपुट्स पे टैक्स लग रहे हैं वो सब बढ़ा दिया है। मान लीजिए डिमांड उतनी ही है, लेकिन सप्लाई के टाइम में जो जो प्रोडक्शन होती है, रॉ मटेरियल को लेकर आना, उसको मतलब प्रोसेस करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, उस पूरी प्रोसेस जो सप्लाई से पहले प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है उस कमोडिटी की, उस पूरी प्रोसेस का अगर कॉस्ट का प्राइस बढ़ जाए तो जिसने सप्लाई करनी है उसको तो महंगी पड़ी ना वो चीज। अब वो जो चीज उसको महंगी पड़ी है वो किस पर डालेगा, वो कंज्यूमर पर डालेगा जो उसको महंगाई पड़ी है। तो इस वजह से क्या होगा, जो उसकी प्राइस जो मतलब जो थी पहले थी उससे ज्यादा बढ़ेगी प्राइस। जो उसकी 100 रुपए की मिल रही थी वो 150 200 की मिलेगी ना। तो यही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर सप्लाई साइड के अंदर तो मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट, जो मतलब टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कॉस्ट का प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई में टोटल कॉस्ट की प्रोडक्शन, सॉरी सॉरी, हाँ, टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन मतलब पूरा प्रोसेस में अगर सप्लाई वाली साइड में जो टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है, तो सप्लायर उस जो जो उसका प्रोडक्शन जो मतलब बड़ा है, सॉरी जो कॉस्ट बढ़ी है उसको अपने ऊपर से हटा के सप्लायर, सॉरी डिमांड कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। इस वजह से चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अब आगे आप पढ़ेंगे बोटल नेक इन्फ्लेशन, दोनों में फर्क है, वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, जैसे ऑयल प्राइस में शौक आया था। इंडिया को तो चलो ऑयल सस्ते मिलते थे, लेकिन याद कीजिए जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तब रशिया ने प्राइस बढ़ा दी थे ऑयल के, है ना। क्योंकि वॉर के टाइम पे उसके मतलब महंगा पड़ गया, क्योंकि उसको अपने यहाँ भी यूज करने हैं रिसोर्सेज,
एंड बाकी कंट्रीज में सप्लाई करनी, उसने प्राइस बढ़ा, सॉरी सब प्राइस बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है यार, प्राइजेस बढ़ाती थे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, समझ आया होगा। अदर छोटे मोटे टाइप्स देखते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम दो तरीके के नाम से और देते हैं, वोक इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, इसको लो इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब बहुत ही स्लो रेट पर इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, लेकिन लाइक अ सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट मतलब वन से लेके, सॉरी जीरो से लेके, मतलब 0.1 0.2 भी हो सकता है, और वन मतलब जीरो, बेसिकली जीरो से लेके 10% के बीच में अगर रेट हो इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन रेट अगर 1 से लेके 10% के बीच में हो, बहुत ही मतलब स्लो चल रही हो, उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन या वोकिंग इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन, ठीक है। अगले गैलोपिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा के रेट पे चल रही हो, सॉरी चल रही हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, मोर देन 10%। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हो, मतलब हर महीने 50% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे लाइक वेनेजुला में क्राइसिस हुआ था, एक याद करो, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, या तो न्यूज में कहीं सुना होगा। तो जो वेनेजुला में क्राइसिस हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन्फ्लेशन में क्राइसिस बोला, वहाँ पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई थी, तो एक दिन का क्राइसिस उसको टर्म कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही दिक्कत आ गई थी उस टाइम पर वहाँ, ठीक है। जब मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़े, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट से भी ज्यादा टर्म्स पे इन्फ्लेशन बढ़े, ठीक है यहाँ पे। अगली टाइप है स्टैगफ्लेशन, मतलब वर्स्ट सिचुएशन, लाइक मतलब इन्फ्लेशन मतलब देखिए, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं बेसिकली, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी चीज की, तो मतलब क्या हो रहा है, ग्रोथ तो दिख रही है ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि तो ना याद कीजिए, हमने कल नॉमिनल जीडीपी पढ़ा था, जिसमें अगर प्राइजेस ज्यादा भी होते तो भी हमें जीडीपी ज्यादा दिखती है, तो हमें ग्रोथ भी दिखती है ज्यादा, ठीक है, उस चीज से मतलब। लेकिन स्टैगफ्लेशन इकलौती ऐसी मतलब, इकलौती नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी, जो ग्रोथ है कंट्री की, वो तो स्टैग्नेंट है, वो नहीं बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लाइक देखिए, जैसे जी, जैसे 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 प्राइस बढ़ते हैं, तो हमें मतलब जीडीपी का ग्राफ ऊपर दिखता था, नॉमिनल जीडीपी का, या तो कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है। लेकिन स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ग्रोथ है जीडीपी, वो तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बहुत ही स्लो है, एक्सट्रीम स्लो है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। ये होती है सिचुएशन स्टैगफ्लेशन की। ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए देखनी नहीं पड़ती, बहुत ही छोटे टाइम के लिए देखनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट में अपने मेजर्स ले लेती है इस टाइम पे उसको कंट्रोल में करने के लिए। देखिए दो वर्ड से बने वैसे, देखिए स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन, या तो इन्फ्लेशन विद एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन भी है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आपको साथ में देखनी पड़ती है, क्यों, समझिए क्यों जरा इस बात को। अगर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तभी तो चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं। और अगर लोगों के पास पैसा क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, या फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा मतलब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना। बेसिकली उनका इनकम सोर्स बढ़ गया ना, या तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, या फिर मतलब क्या नाम है, जो काम करे थे उनके भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, और सॉरी उनकी इनकम बढ़ गई है। तो बेसिकली इसी वजह से कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है, ये बहुत कम केसेस में होता है, स्टैग्फ्लेशन के केस नहीं होते, बेसिकली दो केस होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको साइकिल समझा रहा है, मान लीजिए हम रिवर्स साइकिल मान समझते हैं, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी, क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे। प्राइस क्यों बढ़े, क्योंकि लोगों के पास खरीद, जो लोगों की परचेसिंग पावर थी वो बढ़ गई थी। लोगों की परचेसिंग पावर क्यों बढ़ी, क्योंकि लोगों को काम मिल रहे थे, और जिनके पास काम था उनकी वेजेस में हाई मतलब राइज हो गए थे। और दो अदर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम जनरल कंडीशन पे इसको जनरल कंडीशन का सेटल करके चलते हैं, ठीक है। अगला है इन्फ्लेशन विद स्टैग ग्रोथ, बहुत ही कॉमन है, मतलब ये ग्रोथ स्टैग्नेंट है एंड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बहुत ही कम केस होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी स्टैग्नेशन का मतलब, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, सोल्यूशन ये निकलता है इंसेंटिव दो सप्लायर्स को, मतलब ग्रोथ स्टेबल है, लेकिन सप्लायर अपनी जो, सॉरी सॉरी, ग्रोथ तो स्टेबल है लेकिन प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना। अब प्राइसेस को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार ना कुछ मतलब इनिशिएट मतलब इंसेंटिव दे देती है अपने सप्लायर्स को, मतलब कुछ मॉनिटरी के रूप में हो गया, कोई भी ऑफर वगैरह के रूप में, कोई भी वटेवर पॉलिसी जो भी सरकार निकाल के आती है, कुछ इंसेंटिव दे देती है, जिससे क्या करते हैं, जिससे जो बढ़ते प्राइसेस है उनको लेवल कर लेती है सप्लायर साइड से, ठीक है, सरकार। अगला स्क्यूफ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन विच प्राइस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी राइज, मतलब किसी एक कमोडिटी का स्पेसिफिक दाम बढ़ रहा है, कभी कम नहीं हो रहा, लाइक जैसे देखिए होता है ना, कई बार सर्दियों में होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक सब्जियां के, या कुछ मान लीजिए पाम ऑयल्स के कभी दाम बढ़ जाते हैं, नॉट इन सर्दी, जनरल होता रहता है कई बार ये चीजें।
या फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, सीमेंट की इंडस्ट्री में सीमेंट्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पेमेंट के प्राइसेस बढ़ गए, मतलब एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो जनरल प्राइस लेवल है वो स्टेबल रहता है, वो तो स्क्यूफ्लेशन। ठीक है। अगला है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जहां मैं बात कर रहा था। अब याद कीजिएगा, पोस्ट पुश इन्फ्लेशन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ की ये और वो डिफरेंट कैसे, मतलब पोस्ट पुश और बोटलनेक में डिफरेंस कैसे आता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसको पढ़ते हैं, और उन्होंने बोटलनेक इन्फ्लेशन मतलब सप्लाई साइड शॉक, और सप्लाई साइड शॉक मतलब सप्लाई साइड में इशू आया। अब आप बोलेंगे पोस्ट पुश में भी सप्लाई साइड में इशू आया था। यहाँ बेसिकली जो कोस्ट पुश के अंदर इशू आया था वो बेसिकली क्या था कि वहां पे पूरी इकोनॉमी की टोटल प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेके उसकी प्रोसेसिंग से लेके उसको फिर ट्रांसपोर्ट के फाइनल ट्रांसपोर्टेशन से लेके वो पूरी टोटल कॉस्ट के अंदर जो प्राइसेस बढ़े थे, उसकी जो कॉस्ट बढ़ी थी ना उस चीज की, उस टोटल प्रोसेस की, उस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ था। लेकिन बोटलनेक, जो बोटलनेक इन्फ्लेशन है मतलब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, वो क्यों हुआ है? वो इसलिए, वो इसका इसका ये मतलब होता है कि सप्लाई साइड, मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक सेक्टर, मान लीजिए कि मतलब जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई है, यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर या कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लीजिए, उसकी जो सप्लाई है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि प्रोडक्शन स्लो हो रही है। फर्क समझिए, यहाँ पे प्रोडक्शन स्लो होने की वजह से प्राइस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन हुआ है। और वहां पर टोटल प्रोसेस में जो कॉस्ट आ रही थी वो बढ़ी है, टोटल प्रोसेस की कॉस्ट, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। लेकिन बोटलनेक इन्फ्लेशन होता है सप्लाई साइड शॉक, मतलब एक मतलब टोटल से प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट मतलब स्लो डाउन होना, प्राइसेस बढ़ना, स्लो डाउन होना। ठीक है, याद रहेगा, ऑफ कोर्स याद रहेगा, तो मैंने समझाया इस तरह से। तो ठीक है। मतलब इशू इन सप्लाई साइड, फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू स्लो प्रोडक्शन, मतलब सेमीकंडक्टर की सप्लाई कम होगी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन स्लो थी, प्रोडक्शन स्लो थी इसलिए सप्लाई कम हुई। ठीक है, कॉस्ट नहीं बढ़ी लेकिन प्रोडक्शन स्लो हो गई है, इसलिए सप्लाई बढ़ कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ गई। इस सिचुएशन को बोल देंगे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या फिर बोटलनेक इन्फ्लेशन, जो भी आप बोलना चाहो, जो आपका दिल करे। ठीक है। अगला है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आएगा? इन्फ्लेशनरी गैप लिखा तो इन्फ्लेशन से आएगा, ये बात तो समझ गए। इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या एक्चुअली? इन्फ्लेशनरी गैप का सीधा सीधा मतलब होता है, जो हमारी डिमांड है, ठीक है, जो हमारी डिमांड है, मतलब जो कंट्री की डिमांड है वो, और जो हमारी जीडीपी है, जो हमारे पोटेंशियल है जीडीपी का, मतलब मैक्सिमम कितनी ग्रोथ मतलब जा सकते हैं। ठीक है, जो इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके हम कितनी सप्लाई मतलब ग्रोथ कर सकते हैं, लाइक मतलब सप्लाई साइड में भी हम मान लीजिए अगर सो कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो कितने सप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट्स के रिसोर्सेज का यूज करके कितने प्रोडक्ट्स बना के हम उनको सप्लाई कर पा रहे हैं। तो बेसिकली वो होता है हमारा पोटेंशियल, कि हम कितना कर सकते हैं गिवन गिवन रिसोर्सेज के साथ। ठीक है। अब इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? इन्फ्लेशनरी गैप तब आता है जब हमारी डिमांड जो है, जो हमारी डिमांड है वो हमारे पोटेंशियल से बढ़ जाए, मतलब जब डिमांड हमारी पोटेंशियल एक्चुअल पोटेंशियल से ज्यादा डिमांड हो जाए, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही उतने हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, तो जितना हम पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, जितना पोटेंशियल है हमारा, उससे ज्यादा उससे ज्यादा कुछ कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, उसके रीजंस भी होंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट occurs when economy is producing above its potential leading to increase price। मतलब इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से ऊपर काम करती है, लेकिन पोटेंशियल से ऊपर कब काम करती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कारण ये, ओ सॉरी फर्स्ट पेज खुल गया, मिस्टेक। अब इसके रीजन देखिए, हाई परचेजिंग पावर, लोगों के पैसे ज्यादा बढ़ गए, लोगों को मतलब चीज वगैरह ज्यादा मिलने लग गए हैं, जिस वजह से लोगों को ज्यादा खरीदने लगे। अब ज्यादा खरीदने लगेंगे तो लोग सारा सामान बनेगा ना, ज्यादा खरीदने लगे तो सारा सामान बनेगा, इस वजह से। ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने एसेट्स बनाने के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ रही है, हाईवेज वगैरह कंस्ट्रक्ट करने लगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए, एंड और भी कॉस्ट होती हैं, अपने एसेट्स बढ़ाए जो लोगों को मतलब हाईवेज वगैरह बना के दिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसी होगी सबसे। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ना, कॉस्ट कम हो जाएगी तो बेसिकली इसका इफेक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर। लोन, रिडक्शन इन लोन रेट, इंटरेस्ट रेट, हाँ अगर मान लीजिए सरकार ने सॉरी आरबीआई ने मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास, इंटरेस्ट लोन लेंगे तो ऑफ कोर्स लोन लेंगे तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो मार्केट है इन सब फैक्टर्स की वजह से अप पे शिफ्ट कर जाती है, जो हमारी डिमांड है हम
जितना हमें चाहिए हम उससे ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, तो ये सिचुएशन बन जाता है इन्फ्लेशनरी गैप की, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बेसिकली ये, हमें इन्फ्लेशन कम करनी है, सॉरी सॉरी इन्फ्लेशनरी गैप को कम करना है। तो बेसिकली क्या करना होगा? लोगों के वेजेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार टैक्स बढ़ा देगी उतने, उतने टैक्स बढ़ा देगी, तो एक तरह से मतलब हो जाएगा, काउंटर मेजर हो जाएगा ना, बढ़ती मतलब परचेजिंग पावर का काउंटर मेजर, टैक्स तुम ज्यादा भरो, जितना तुम मतलब पहले भरते हो उससे ज्यादा टैक्स भरो। या फिर जो इंटरेस्ट रेट है, जो बैंक के इंटरेस्ट रेट है जिन वजह से लोन ले रहे लोग, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उन टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दो। सॉरी टैक्स रेट कर रहा हूँ, उन लोन रेट को, जो इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज कर दो। उससे भी क्या होगा? उससे भी लोग मतलब कम लोन लेंगे, तो परचेसिंग पावर भी कम बढ़ेगी लोगों की। कुछ मेजर्स हैं, ठीक है। अभी इससे क्या उल्टा डिफ्लेशनरी गैप, इसका रीजन कि इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, उससे इन्फ्लेशन आती है ना, इससे डिफ्लेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी ना, इससे लोगों के पास पैसा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप तब बढ़ रहा था जिसमें लोगों के पास पैसा ज्यादा जा रहा था। डिफ्लेशनरी गैप तब बढ़ेगा लेकिन जब लोगों के पास पैसा कम आएगा। लोगों के पास पैसा कम आएगा मतलब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को कम पैसे मिल रहे हैं, और जो कम पैसे पे काम करते हैं जॉब्स उनको मतलब निकाल रहे हैं, मतलब जॉब से ले ऑफ हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से डिफ्लेशनरी गैप बनेगा। मतलब वही है कि जब आगे की डिमांड जो है वो कम हो जाए पोटेंशियल जीडीपी से, तब इसके कारण क्या होंगे? वही कम वेजेज या कम परचेजिंग पावर, गवर्नमेंट कम स्पेंड कर रही है जिस वजह ट्रांसपोर्टेशन अदर कॉस्ट बढ़ रहे हैं, टैक्स रेट ज्यादा बढ़, और सॉरी लोन रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसके काउंटर मेजर क्या होंगे? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी जिससे ट्रांसपोर्टेशन और अदर कॉस्ट कम हो जाए। सॉरी अबाउट दैट। जिससे गवर्नमेंट अपने मतलब क्या नाम है, वही अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, जिससे हाईवेज वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, जिससे मतलब बैंक रेट, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, जिससे लोग लोन ज्यादा लेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और लोग एक्चुअली डिफ्लेशन से बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये डिफ्लेशन का था। अगला है फिलिप्स कर्व। इसको हम बना के देखेंगे, ठीक है। फिलिप्स कर्व क्या बताते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लॉन्ग रेंज की बात छोड़ दो, लॉन्ग रन में वैलिड होता है, मतलब एक साल से ज्यादा के टाइम, अगर टाइम को हम देखते तो उसमें वैलिड होती है ये। शॉर्ट टर्म में कभी वैलिड नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट टर्म में परचेसिंग पावर जो है वो गायब हो जाती है। लोग मतलब कम टाइम के अंदर देखते हैं ना, कि मतलब इतना एक्यूरेट नहीं निकाल पाते ये लोग, अगर परचेसिंग पावर को शॉर्ट टर्म में नहीं देख सकते ना। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि शॉर्ट टर्म क्या होता है, एक साल से भी कम टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर मतलब क्या परचेसिंग पावर देखना मतलब आई मीन है। इसको समझिए क्या है फिलिप्स का इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा प्लीज एडजस्ट, हाँ। ये अनएम्प्लॉयमेंट का है, ये इन्फ्लेशन का है, ठीक है। अब ये देखिए, जब इन्फ्लेशन अपने मैक्सिमम पे है, मान लीजिए पूरे इन्फ्लेशन को मान लीजिए मैक्सिमम पे इन्फ्लेशन है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। इन्फ्लेशन अपने मैक्सिमम पे है, मतलब लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? लोगों को काम में ज्यादा मिल रहा है, लोगों को वेजेस ज्यादा मिल रहे हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है तो मतलब देखिए, यहाँ तो हमने दिखा दिया कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, एक मिनट दिखाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ तो हमने दिखा दिया कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों? क्योंकि लोगों को काम ज्यादा मिल रहा है और लोग कब ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। हाँ, और यही अगर इसका उल्टा लेंगे, मार्क का चेंज करते हैं। आई एम नॉट यूज तो प्लीज थोड़ा बेयर करिएगा, हाँ। और अगर ये, अगर मान लो कि जी इम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या? लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो काम नहीं है, लोग पैसे नहीं है तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो क्या नाम है, प्राइसेस गिरेंगे, प्राइसेस गिरेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन कम होगा, तो मतलब इन्फ्लेशन का जो है बहुत कम हो जाएगी। तो एक ये बना कॉमन पॉइंट, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, नीचे का देखेंगे प्राइसेस, क्योंकि तो बेसिकली देख रहे हैं जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो एक सेकंड रुकिए। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, ठीक है। लेकिन 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 जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा जा रही है, लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा जा रही है तो इन्फ्लेशन बहुत कम है। तो ये बेसिक फेज को दिखाते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाते हैं इन सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट का और इसका क्या नाम है, इन्फ्लेशन का, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आप सबको।
एक्चुअली क्या है ना, स्ट्रेस लेवल हमारा भी बहुत बढ़ रहा है, तबीयत हमारी भी बहुत खराब हो रही है, फिल्म आ रहा है ना। कोई बात नहीं, चलता है। तो देखिए, इसको हम जोड़ कर देंगे जैसे कि यहाँ करा हुआ है। मेरे पास एक्चुअली वो प्रॉपर वो नहीं है, नोट पैड वगैरह और वो सब, जो प्लीज क्लियर कर देगा आपको। आई होप समझ आया होगा आपको, कर सकते सी इन फिलिप्स कर्व क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मेजरमेंट, ये आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ हम पढ़ेंगे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक इमेज इंक्लूड करी है, मैं गूगल से उठाई है, पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें सिंपल टर्म्स में दिया हुआ था एंड इजी वे में दिया हुआ था आपको, इजी वे में समझाने के लिए। तो बेसिकली सीपीआई डब्ल्यू पीआई का क्या होता है, कंपैरेटिव वे में समझते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि मेरे को मार्केट चलाने में इजी हो। परफेक्ट, थोड़ा ऊपर नीचे होकर बच गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखिए क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस सोल्ड टू कंज्यूमर। ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर लेवल पे हम मतलब जो रिटेलर से बेसिकली कंज्यूमर रिटेलर से डील करते हैं ना, तो बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज में की प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं कंज्यूमर लेवल पे, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है? बल्क क्वांटिटी बाय द होलसेलर। मैं होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करता है, तो उस टाइम पे जो होलसेलर के पास होती है बल्क क्वांटिटी में सामान होता है, उसकी प्राइसेस में जो चेंजेस आते रहते हैं गुड एंड सर्विस के प्राइस में, उसको बोलते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स उसको मेजर करता है। ठीक है, पढ़ लीजिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी बाय द होलसेलर्स। ठीक है, आप समझ आया होगा। मेजर्स, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज। मेजर्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, अब इसका मतलब समझिए। पहले ये भी देख लीजिए, इट इज टू गुड्स ओनली। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे भाई, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्यों नहीं है, यहाँ पे ओनली गुड्स क्यों है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सुनिए बात। आप मानते हैं कि एजुकेशन एक सर्विस है? हाँ के नाम। अब एजुकेशन को होलसेल प्राइस पे कैसे इंडेक्स मेजर करेंगे, आप खुद बताइए। एजुकेशन तो ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई, मान लीजिए कि हाँ भाई ये 10 10 किलो की टीचिंग सर्विस है, उसको मैं बल्क में इस अकेडमी को बेच रहा हूँ, ये अकेडमी अपने मतलब स्टूडेंट्स को बेचेगी। नथिंग लाइक दैट ना। तो इसलिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो सिर्फ गुड्स पे मेजर होता है, एंड जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये गुड्स एंड सर्विस बोथ पे मेजर होता है। मैं बहुत ही लेम एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, डोंट कंसीडर इट अदर वे। प्राइस पेड बाय, ऑफ कोर्स इट मैचेस द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स। बिल्कुल, जो कंज्यूमर्स पे करेंगे तभी तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, जो कंज्यूमर्स प्राइस पे करते हैं उन्हीं 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 से मेजर करते हैं। ठीक है, इट मेजर पेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स। मैन्युफैक्चरर्स को कितने की कॉस्ट पड़ी उसको बनाने में, होलसेलर्स को मैन्युफैक्चरर्स को कितना पे करना पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे वो प्राइस मेजर की जाती है जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को लगता है। ठीक है, अगला, कौन कौन सी आइटम कवर होती हैं? ठीक है, इसके अंदर टोटल 448 आइटम्स कवर है रूरल एरियाज के, 460 आइटम कवर है अर्बन एरिया की। इसके अंदर टोटल 697 आइटम्स डिस्कवर हो रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट, कोई भी एग्जाम आपसे ये नहीं पूछेगा उन 697 आइटम्स के नाम बताओ जो जो कवर हो रही है बेसिकली। ठीक है, यहाँ मैंने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं अपने, बेसिकली वो आपको इजी में बता दूंगा कि कौन कौन से मतलब मेजर शेयर है जो कवर करते हैं। ठीक है, होल्ड करते हैं जो गुड्स एंड सर्विस कवर। इसमें से देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी एजुकेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बताया कि कौन कौन से गुड्स कवर कवर हो रही है CPI और WPI में, ये देखिए। एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, मतलब जो भी गुड्स वगैरह है नॉर्मल। अब ये कौन पब्लिश करता है? ये बेसिकली CSO पब्लिश करता है। CSO माने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइज सॉरी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। हर महीने एवरी मंथ कवर करती है इसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। एंड एक इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ठीक है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कवर करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। और ये वीकली बेसिस पे होता है, हर 7 दिन बाद रिलीज होता है इसका डाटा। ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 157 इन कंट्रीज मेजर यूज करती है इंक्लूडिंग इंडिया। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत कम कंट्रीज यूज करती हैं। ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि यूपीएससी पूछेगा नहीं। हाँ, और हाँ ना, मतलब ना जी,
प्राइस इंडेक्स मेजर करते टाइम ना एक कंट्री ना हमेशा एक बेस ईयर को फिक्स कर लेती है। लाइक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उन्होंने 2012 फिक्स कर रखा है, और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स ने 2011-12 फिक्स कर रखा है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ कि ज्यादा वेटेज कौन कैरी करता है किसमें। ये देखिए मैंने लिखा है ना, WPI में वेटेज सबसे ज्यादा किसकी होती है, प्राइमरी आर्टिकल की वेटेज होती है, जो कि है 22.62%। ठीक। और फ्यूल एंड पावर, सॉरी इसमें ना फूड आर्टिकल्स की भी होती है। सॉरी सॉरी, फूड आर्टिकल्स होती है, मैं मिस्टेक, प्राइमरी आर्टिकल्स की होती है 22.62%। और फ्यूल पावर की वेटेज होती है 13.15%। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की होती है 64%। ठीक है, तो बेसिकली वेटेज है ये। हम्म, 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 हम्म। तो WPI है जो ऑल इंडिया बेसिस पे मेजर होता है, वो एक साथ ही मेजर होता है ऑल इंडिया बेसिस पे। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मिनिमम उसके टाइप्स होते हैं, मिनिमम टाइप्स उन बेसिस पे मेजर होता है। CPI रूरल बेस पे अलग मेजर होता है, अर्बन पे अलग, इंडस्ट्री वर्कर पे अलग, ऑल इंडिया पे अलग, एंड एग्रीकल्चर लेवल पे अलग। तो बेसिकली 5 लेवल्स हैं जिन पे CPI मेजर होता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। कि देखिए CPI की वेटेज में यहाँ लिख रखी है, जो CPI की जो सुपर ह्यूमन प्राइस इंडेक्स की वेटेज है। फूड एंड बेवरेज 45.86%, हाउसिंग 10%, फ्यूल एंड 6.84%, क्लोथिंग 6.53%, पान एंड टोबैको 2.38%, एंड मिसलेनियस मतलब अदर सेक्टर्स हैं 28.32%। ठीक है। जो CPI है वो कौन यूज करता है, CPI जो यूज करते हैं वो करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज करती है। और जो CPI के डाटा है वही हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर यूज किया जाता है। बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये कौन से टाइप की इन्फ्लेशन है। आपने तो स्ट्रक्चर पढ़ाई है, स्क्यूफ्लेशन पढ़ाई है, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन कुछ नहीं, बेसिकली वही इन्फ्लेशन का डाटा है जो न्यूज़पेपर वगैरह में रिपोर्ट्स में यूज होता है ना, इसलिए उसको मतलब नाम दिया गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। वही डाटा इन्फ्लेशन का जो न्यूज वगैरह में कवर होते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? बेसिकली कोर इन्फ्लेशन क्या है, कुछ नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन को फ्यूल एंड फूड आइटम प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन उससे माइनस कर देती है, तो आपको कोर इन्फ्लेशन निकल जाती है आपकी। ठीक है। और कोर इन्फ्लेशन बहुत ही जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन ऐसा है कि अगर आपकी मतलब टारगेट भी रेंज में है ना, मान लीजिए आपकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, हेडलाइन प्राइसेस वगैरह, IIP वगैरह, IIP आगे आएगा, वो सब कंट्रोल में है। लेकिन अगर कोर इन्फ्लेशन ज्यादा है ना, तो गवर्नमेंट और RBI दोनों शांत नहीं बैठ सकते, कोर इन्फ्लेशन को किसी भी हालत में कम करना पड़ेगा। ठीक है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर क्या होता है? मतलब ये बेसिकली वही है 5 डाटा जो इसमें बताया ना कि हाँ मतलब कोई वो है। और ये किस किस को कवर करते हैं, जो देखिए मतलब कौन इन्हें कवर करता है। जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है, CPI एग्रीकल्चर लेबर और CPI रूरल है, ये लेबर ब्यूरो पब्लिश करते हैं डाटा इसका, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। और जो CPI का फूड प्राइस इंडेक्स है, CPI फूड प्राइस इंडेक्स वो मेजर करता है। सॉरी गला तो कैसी है मेरी। जो CPI फूड प्राइस इंडेक्स है वो मेजर करते हैं जो रिटेल प्राइस में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो कंज्यूमर मतलब जो रिटेलर से डायरेक्ट लेते हैं ना, उस प्राइस में जो चेंज आते हैं वो CPI फूड प्राइस इंडेक्स मेजर करते हैं। ठीक है। और WPI वो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी एसेंशियल है, क्योंकि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि वहीं से हमें ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक प्राइस वगैरह, टैक्सेस जो लग रहे हैं रॉ मटेरियल्स के ऊपर और होलसेल प्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब जो भी टैक्सेस हैं, और रिटेलर का मार्जिन कितना है, वो हमें WPI से ही मेजर कर, मतलब उसका वो मेजर कर पाते हैं एक्यूरेटली WPI की हेल्प की वजह से। अगर WPI नहीं होगा तो उन्हें उनमें भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि रिटेलर के अगर डायरेक्ट हम CPI पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमें नहीं पता ना रिटेलर का मार्जिन कितना आ रहा है, प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, अलग अलग लेवल पे WPI भी बहुत रखता है। और हाँ, फूड आर्टिकल्स का वेट जो है WPI में 24.4% होता है। ठीक है। अब है PPI मतलब प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। ये हमेशा 2 लेवल पे निकाला जाता है, एक होता है इनपुट लेवल, एक होता है आउटपुट लेवल। ठीक है। इनपुट आउटपुट आपको पता ही है। इनपुट जो जो रॉ मटेरियल आ रहा है, आउटपुट जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट। अगर इनपुट लेवल पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हमें कंट्रोल करना है। ठीक है। जो इनपुट लेवल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो हम हर एक चीज पे, हर एक रॉ मटेरियल पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर देंगे बेसिकली। और अगर आउटपुट लेवल पे करना है, फाइनल गुड लोग खरीद पे मतलब
मतलब आउटपुट लेवल मेरा प्रोडक्शन ग्रुप बन के बाहर आ गई, लेकिन उस टाइप पे मतलब जो प्रोडक्शन प्राइस है उसको कंट्रोल करना है। तो मैं बहुत ही ज्यादा डबल बोलने लग गया आजकल यार। ये तो शुरू किया था। एनीवेज, सॉरी अबाउट दैट। तो जो कहा था ना, हाँ, तो जो कंट्रोल आउट लेवल पे अगर हमें पीपीआई कंट्रोल करना होगा तो हम परचेसिंग पावर बढ़ा देंगे। परचेसिंग पावर बढ़ाने में लोगों को मतलब मतलब अगर महंगे लोग हैं तो मतलब महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो लोगों को उसको खरीदने की क्षमता बढ़ा देंगे, पैसे डाल देंगे लोगों की जेबों में। हाँ तुम भाई खरीदो हमारे प्रोडक्ट्स। और ये कौन, मतलब भाई ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सेंटर। ठीक है। अगला है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं एक बार। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, तब तक आप इसके पढ़िए। एंड बहुत थोड़ा सा ही रह गया, ज़्यादा टॉपिक का बचा नहीं है ये। मुझे एट कोर इंडस्ट्रीज आपको बताने हैं, थोड़ा मोटे 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे, ठीक। चलो अपना ध्यान रखिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑफ कोर्स।